बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात करेंगे। दावे वादे सब हवा हुए। जुलाई का पूरा महीना 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4, 5, 6, 7 बल्कि अब तो अगस्त का महीना भी खत्म होने को है। लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल है, अवाम परेशान है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। फैसलाबाद में MNAs के लोड शेडिंग खत्म करने के बुलंदोबांग दावे झूठे साबित हुए। मुंतखब नुमाइंदों के दावे के बावजूद फैसलाबादी शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में घंटों लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से मायूस होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। आपको बताएं कि दावे किए गए, वादा किया गया कि जुलाई में लोड शेडिंग को खत्म किया जाएगा। जुलाई का महीना गुजर गया, फिर 1 अगस्त, 2, 3 अगस्त, 4 भी गुजरी, 5 भी गुजरी, 6 भी गुजरी, 7 बल्कि अब तो अगस्त का महीना भी खत्म होने को है। आज 18 अगस्त की तारीख है और दावे किए गए थे कि जुलाई में लोड शेडिंग को खत्म किया जाएगा। बल्कि फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली ने यह दावे किए थे कि उन्होंने वादे भी अवाम से किए थे कि हम लोड शेडिंग को खत्म करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए। अब अवाम शदीद परेशान है कि लोड शेडिंग की वजह से इस सख्त गर्म मौसम में अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, क्या वजह है वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करते हैं, जिस भी मामले का नोटिस लेते हैं या ऐलान करते हैं उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती मिलेगी, अब बिजली नहीं। अवाम तो ये कह रही है कि अगर बिजली हमें महंगी दे दे लेकिन दे जरूर। जी, ये बहुत पहले, बरसों पहले की बात है जब ये होता था कि लोग कहते थे कि बिजली बेशक महंगी मिल जाए लेकिन मिल जाए। आज इतने सालों के बाद फिर वही सिचुएशन पैदा हो गई है कि बिजली के लिए यही कहा जा रहा है कि आनी चाहिए, ख़ास महंगी मिल जाए। वो अलग बात है कि ज़ाहिर है अवाम बाशऊर हो चुके हैं। जब बिजली महंगी होगी तो अवाम शोर मचाएंगे। लेकिन ऐसा इस 21वीं सदी की ये दूसरी दहाई मुकम्मल हो रही है। आखिरी महीना अगस्त चल रहा है, आखिरी साल है दूसरी दहाई का। 2020 में अगर लोड शेडिंग से निजात हमें नहीं मिल सकी तो हम बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं। और फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का, यहाँ सूरत हाल ये है कि अभी फेस्को जो उसकी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि NTDC की वजह से बिजली जो है बार बार मुअत्तल हो रही है। घंटों के हिसाब से बिजली बंद रहती है। 450 मेगावाट के 4 जो बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोड कर जाते हैं गट्टी ग्रिड के रोज़ाना। उसकी वजह से फैसलाबाद जैसे शहर में सनतें भी बंद हो जाती हैं। घरेलू सार्फिन को भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और ये हमारे वज़रा ने, हमारे MNAs ने दावा किया था कि 1 अगस्त से बिजली की जो लोड शेडिंग है मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। और खुर्रम शहजाद साहब थे, ये फ़रख हबीब साहब थे, लेकिन अभी तक बिजली की फराहमी जो है बिला तअत्तल, उसका ख्वाब जो था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। और बिजली की बिला तअत्तल फराहमी के दावे जो हैं वो दावे ही रह गए हैं। रोज़ाना घंटों की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और शहरी तंग आ चुके हैं इस लोड शेडिंग से। सनतकार, अवाम, जो घरेलू सार्फिन, डोमेस्टिक सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन, सारे ही तंग हैं और लोड शेडिंग ख़त्म होने का नामो निशान नहीं ले रही। कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि लोड शेडिंग ख़त्म हो सकेगी। ऐसे में अरकान असम्बली की जिम्मेदारी बढ़ जाती, जिन्होंने उमर अयूब के बिहाफ पे ये बयान दिया था कि 1 अगस्त से लोड शेडिंग नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना घंटों की बुनियाद पर बिजली बंद हो रही है फैसलाबाद में। और फेस्को को मालूम है कि क्यों हो रही है। फेस्को इस काबिल है कि वो फराहमी, वो अपनी डिमांड के मुताबिक सप्लाई देता है, लेकिन जो गट्टी ग्रिड से उसको इतनी जो बिजली मिलना होती है वो उसको मिल नहीं पाती। उसकी वजह से, उसके गट्टी ग्रिड के ओवरलोड होने की वजह से रोज़ाना घंटों बिजली बंद रहती है। और फिर इसका कोई शेड्यूल नहीं, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। कभी किसी इलाके में 1 घंटे के लिए, कभी दूसरे इलाके में, कभी तीसरे इलाके में, कभी 2-2 घंटे के लिए बिजली बंद हो जाती है और 3-3 घंटे के लिए, और दिन के मुख्तलिफ औकात में बिजली बंद होती है। तो ये सूरत हाल है कि फैसलाबाद जैसा इंडस्ट्रियल हब बिजली की लोड शेडिंग के हाथों तंग आ चुके हैं लोग और बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है। शिफ्टें बंद हो सकती हैं अगर यही सूरत आ रही। लेकिन जब हम अरकान असम्बली से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि लोड शेडिंग नहीं हो रही। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि रोज़ाना घंटों की बुनियाद पर लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा जफर डोगर साहब, जरा ये बताइएगा, आपने कहा कि ओवरलोडिंग हो जाती है जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई में इश्यूज आते हैं। ये ओवरलोडिंग की क्या वजह है? क्यों, क्या ये निज़ाम के जिस तरह ये सारा सिस्टम है, पहले कहा गया कि जो लाइन्स हैं वो पुरानी है, इस वजह से जो लाइन लॉसेस हो जाता है, ये भी एक मसला है?
دیکھیے لائن لاسز جو ہے یہ فیسکو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں لائن لاسز کے اس کے مطابق جا رہی ہے، اس حوالے سے اس کی شہرت اچھی ہے، لیکن این ٹی ڈی سی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اوور لوڈ کر جاتا ہے، جس پہ لوڈ یعنی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں اتنی ہوتی کہ وہ اس کو سسٹین کر سکے اور سپلائی جاری رکھ سکے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ معاملہ این ٹی ڈی سی کے خلاف فیسکو کس طرح جا سکے، وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مقامی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم سے بات کریں اور وفاقی وزیر جو پانی بجلی کے ہیں ان سے بات کریں، توانائی کے جو منسٹر ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو گٹی گریڈ پہ لوڈ ہے جو دوسرے شہروں کو بھی یہاں سے سپلائی جاتی ہے ان کو اور جگہ سے سپلائی فراہم کی جائے تاکہ فیصل آباد پہ لوڈ کم ہو، اور یہاں جو بڑے بڑے ٹرانسفارمر لگنے ہیں گٹی گریڈ میں وہ لگائے جائیں تاکہ یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم ہو سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہم اراکینی اسمبلی کی بات کریں، فاروق حبیب صاحب اور خرم شہزاد نے اس سے قبل 9 جولائی کو ایک ویڈیو اپنے ویورز کو دکھاتا ہے جن میں انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ اب 1 اگست سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کا پھر میں تجزیہ لیتا ہوں۔ گریڈ اسٹیشن ہے، اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا، اس میں ایک ٹرانسفارمر فٹ ہو چکا ہے، دوسرا 500 کا ٹرانسفارمر دوسرا فٹ ہو رہا ہے جو کہ 30 جولائی تک اس کے اوپر کام مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ ڈیڈ لائن ہے جو کہ مجھے منسٹر توانائی عمر ایوب صاحب نے دی ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یقیناً جو گٹی کے اندر اس وقت ایک رکاوٹ ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے اس کو بہتر کر لیا جائے گا۔ بالکل انشاءاللہ 2 بجے آج رقم، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم 2-3 اگست کے بعد بالکل کسی قسم کا فیصلہ آباد ضلع میں کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ دونوں اراکینی اسمبلی کے آپ نے اس حوالے سے بڑے بڑے بیان جو انہوں نے دیے، ایک نے کہا فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، اور دوسرے خرم شہزاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ظفر ڈاکٹر صاحب اگر یہ حکومتی نمائندے ہیں، یہ نہیں کہ اپوزیشن سے ان کا تعلق، اگر یہ مسئلہ حل نہیں کرواتے تو کس طرح یہ اکانومی جو خاص طور پر فیصل آباد کا بہت بڑا رول ہے، فیصل آباد کی اگر اکانومی بہتر نہیں ہوگی، انڈسٹری نہیں چلے گی تو کیسے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی؟ جی بالکل یہی سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے ارکان اسمبلی سے کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی تو یہ مزدوروں کا جو شہر ہے جو بلین ڈالرز کے حساب سے یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، پاکستان کے زر مبادلہ میں اربوں ڈالر کا اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے، تو ایسے میں یہ ایکسپورٹ کیا متاثر نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں کا روزگار متاثر نہیں ہوگا؟ کیا گھریلو صارفین جو اتنی شدید گرمی کے مہینوں میں بہت ہی زیادہ بری صورتحال سے دوچار ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، کیا ان کے لیے صحت کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ یقینی طور پر ہوں گے، اور ارکان اسمبلی کا یہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی یا اتنی زیادہ نہیں ہو رہی، یا یہ کہ 1 اگست کو ختم ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے لفظوں کا پاس کرنا چاہیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں، جو وفاقی وزیر پانی و بجلی سے بات کر سکتے ہیں، ان کو بات کرنی چاہیے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ایک پکی ڈیڈ لائن لینی چاہیے۔ آخر میں کامنٹ کر دیجیے گا، فاروق حبیب صاحب اور خرم شہزاد صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ویسے کہ حکومتی بیان ہو تو یہ فوراً پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، تو اب یہ رابطہ ان سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آگے سے ان سے رابطہ یہ کر نہیں پا رہے، فون کال جو ہم کرتے ہیں تو آگے سے پک نہیں کر رہے۔ ابھی میری خرم شہزاد صاحب سے بات ہوئی اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے 9 جولائی کے بیان کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں، آپ بات کریں، لوڈ شیڈنگ تو ہو نہیں رہی، ہمیں کیا فکر ہے؟ تو ابھی اگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آ کے فیس کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے کہا یہی بات آپ ٹی وی اسکرین پہ کہہ دیجیے گا، پھر دیکھیے گا، آپ کہیں ضرور کہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ اسکرین پہ کہہ دیجیے، کہتے جی میں کہہ دوں گا۔ تو ابھی وہ فون اگر نہیں لے رہے تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تو ان کو سکرین پہ آ کے یہ بات کہنے میں کتنی کیا مشکل ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں ہوئے، اور اب شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ سکرین پہ آ نہیں رہے تاکہ لوگ ان کا جو موقف ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا سن نہ سکیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ بہت مشکل ہے فیس کرنا۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا، کچھ ساؤنڈ بائٹس ہو سکتا ہے ہم دکھا پائے ہوں، کچھ ہمارے پاس اور بھی پڑی ہیں، کہ جس میں 2 ٹوک انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 1 اگست سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی فیصل آباد سے،
اور یہ سسٹم جو ہے اپ گریڈ ہو جائے گا، ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور 1 اگست سے مسئلہ نہیں رہے گا۔ ابھی 1 کیا آج اتنی اگست کا بھی وقت سے بھی آگے جا چکے ہیں، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے اور اس سے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت عاجز آ گئے ہیں لوگ، بڑا ریئیکٹ بھی کرنے لگے ہیں کہ روزانہ آپ دیکھیں گھنٹوں کے حساب سے بجلی بند ہونے سے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا حل یہ نکالا ہے، ان کو پتہ ہے فیسکو کو کہ ابھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے این ٹی ڈی سی کی وجہ سے، تو فیسکو بھی سست پڑ گیا ہے۔ وہ جہاں کہیں ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ ان کو پتہ کہ چلیں کچھ اس سے بھی ریلیف مل جائے گا، لیکن این ٹی ڈی سی کا علاج کون کرے گا؟ یہ ارکان اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے باقی معاملات میں ان کی نہیں سنی جاتی، لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں ایشو پر ڈاکٹر صاحب آپ نے تفصیلاً اپنا تجزیہ دیا، بہت شکریہ۔ یہ اہم معاملہ ہے فیصل آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کوئی پلان نہیں، کوئی شیڈیول نہیں، اور اس وجہ سے ایک طرف دعوے کیے جاتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں ہے اور پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دے گی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا۔ اب جو فیصل آباد سے حکومتی نمائندے ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی دعوے کیے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی پی ٹی اے حکومت کے 2 سال کے دوران عوام کو مہنگائی کے بار بار جھٹکے، گڈ گورننس بدستور ایک خواب، اداروں میں اصلاحات کا وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا، حکومت پھر بھی تبدیلی کے لیے پرعزم۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے 2 سال کے دوران عوام کو مہنگائی کے بار بار جھٹکے لگے، گڈ گورننس بدستور ایک خواب رہا، اداروں میں اصلاحات کا وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی حکومت تبدیلی کے لیے پرعزم۔ تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سال معاشی کارکردگی کے لحاظ سے خاصا مایوس کن رہا۔ حالیہ حکومت ٹیکسٹائل سٹی فیصل آباد کے صنعت کاروں کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی، بہت سارے وعدے کیے گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سال معاشی کارکردگی کے لحاظ سے خاصا مایوس کن رہا۔ حالیہ حکومت ٹیکسٹائل سٹی فیصل آباد کے صنعت کاروں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکی۔ 2 سال قبل جب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو قوم کی پر امید نظریں ان پر مرکوز تھیں۔ برسر اقتدار آتے ہی پاکستان تحریک انصاف نے 90 دن میں ملکی حالات تبدیل کر دینے کا دعویٰ بھی کیا، مگر انڈسٹری اور برآمدات کے لیے کوئی بڑا اعلان یا مثبت فیصلہ کئی مہینے سامنے نہ آیا، جس پر فیصل آباد کے صنعت کار آج تک ناراض اور مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ It was very challenging years for the textile industry especially، اور باقی آپ نے دیکھا اکنامک گروتھ کافی نیچے آیا، ہماری ایکسپورٹس کو بہت زیادہ انکریز نہ ہو سکیں۔ پاکستانی مانچسٹر کے ایکسپورٹرز کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے بعض اہم فیصلے بر وقت نہ کیے، جس کے باعث معیشت کو ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا رہا ہے، حتیٰ کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اسد عمر کو بھی ہٹانا پڑا۔ جب اسد عمر صاحب آئے ہیں انہوں نے بجلی کا اناؤنس کیا، انہوں نے گیس کا اناؤنس کیا، انہوں نے اس طرح کے اعلانات کیے ہیں کہ جس سے ہماری جو ایکسپورٹر ہے، جو ہمارا انڈسٹریز ہے، جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، وہ ان کے لیے بڑا ایک پازیٹیو نیوز تھی کہ اسد عمر صاحب نے یہ اعلان کیا، لیکن جیسے ہی ان کی امپلیمنٹیشن کا وقت آیا اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا گیا۔ ادارہ شماریات پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019-20 میں پاکستان کی برآمدات 6.81% کم ہوئی ہے، جس کی وجوہات خطے میں بجلی اور گیس کی سب سے زیادہ ریٹ اور سیلز ٹیکس ریفنڈز کے لیے فارم ایچ جیسی کٹھن شرائط ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف معاشی بدحالی کا ذمہ دار کرونا وائرس اور ماضی کی حکومتوں کو قرار دے رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے قبل 1.5 سال تک کیا حکومتی کارکردگی صحیح سمت میں تھی؟ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ شراف بٹ، فیصل آباد۔ کرونا لاک ڈاؤن کے دوران ابراہیم فائبر مل نے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا، بے روزگار 3800 ملازمین خاندانوں سمیت سڑکوں پر آ گئے۔ فیصل آباد بلال روڈ پر ملازمین دوسرے روز بھی مل مالکان کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین کی انڈسٹری مالکان اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، ملازمتیں بحال نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ، تقریباً 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، ابھی بھی یہ مظاہرین احتجاج کیے ہوئے ہیں، کیا کوئی مذاکرات ہوئے، کوئی پیش رفت ہوئی؟
جی بالکل, अभी तक किसी भी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो इनके साथ नहीं हो सके, ना ही ज़िले इंतज़ामिया में से कोई आया है और ना ही मिल इंतज़ामिया में से कोई आया है. दूसरी जानिब इब्राहिम फाइबर मिल के ये 4000 के करीब मजदूर हैं जो गुज़श्ता 5 माह से बेरोज़गार हैं. इनका कहना है कि कोरोना वबा के बायस इनको नौकरियों से निकाला गया था और कहा गया था कि जैसे ही हालात अच्छे होंगे तो दोबारा से इनको जो है वो नौकरी पर बहाल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. जबकि बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे भी हैं जिनके वाजिबात क्लियर नहीं हैं और ये अपने ही हक पे डटे हुए हैं. सरापा एहतजाज है, नारेबाजी भी जारी है, हाथों में बैनर्स भी थाम रखे हैं और गुज़श्ता इनका ये जो एहतजाज है इस वक्त 30 घंटे पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सके. इनका यही मुतालबा है कि मिल इंतज़ामिया जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात करे और इनके जो मुतालबात हैं वो माने जाए. मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं. अच्छा मुझे बताइएगा कि आपका मुतालबात क्या है, क्या कहेंगे? हमारे मुतालबात यही हैं कि हमें पहले वाले स्टेटस पे हमारी जॉब बहाल की जाए, जो कि अभी तक हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई. इससे पहले भी हम 2-3 दफ़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ. लास्ट टाइम हमारे CEO साहब से टेबल टॉक हुई थी, उन पे उन्होंने कहा था कि हमें 1 हफ़्ते का टाइम दें. 1 हफ़्ते के ऊपर हमने 10-15 दिन वेट करने के बाद जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी किसी बात पे नहीं हूँ, आपसे जो होता है वो आप कर लें. जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मिल इंतज़ामिया ने इनके साथ मुज़ाकरात तो किया लेकिन बाद में अपनी कही बात से भी फिर गई है और उसके बाद जो है वो अभी तक ये बेरोज़गार है. अच्छा बताइएगा, नौकरी नहीं है, 5 माह से बेरोज़गारी है, घर के हालात कैसे हैं? हमारे घर के चूल्हे जो बंद पड़े हुए हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बताएं. हमारे जो घर के चूल्हे हैं वो बंद पड़े हुए हैं. हमारे बच्चे जो हैं भूखे 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 रह रहे हैं और हम बेरोजगार हैं. हम 5 माह की कोई तनख्वाह नहीं मिली, हमें कोई बोनस नहीं मिला, हम घर में बैठे हुए हैं 5 माह से. अच्छा आप मुझे बताएं आपको क्या मसाइल हैं? यही है कि 5 माह हो रहे हैं कि हमें जो है ना वो फारिग किया हुआ है, ठीक है, और घर जो है ना वो बिल्कुल बेरोज़गार है, कोई और रोज़गार भी नहीं है. घर के चूल्हे जो है ना वो ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है. तो हमें जो है ना हमारा मुतालबा यही है कि मैं दोबारा से हमारे स्टेटस घर के चूल्हे भी ठंडे पड़े हुए हैं, 5 माह हो गए हैं, कोई रोज़गार भी नहीं है, मसाइल भी सारे दरपेश हैं, तो किस तरह से अखराजात पूरे हो रहे हैं घर के? घर के अखराजात जो हैं मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो पहले हमारे पास जमा पूंजी थी वो हमने लगा ली है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घर ही नहीं है, वो किराए में रह रहे थे, अब उनको घरों से निकाला जा रहा है कि हमें किराया दे या निकल जाए. इस वजह से हमने ये कल से आज का जो धरना है, धरने इसको एहतजाज नहीं है, धरने की शक्ल में चला गया है. अब इधर से हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे तमाम मुतालबात पूरे नहीं हो गए, हम इधर से नहीं जाएंगे. बिल्कुल, इनका कहना है कि गुज़श्ता 5 माह में जो इनके पास जमा पूंजी थी वो भी लगा चुके हैं, जो किराए के घरों में रहते थे वो भी बेघर हो चुके हैं. इनका मुतालबा है कि आला हुकाम, ज़िला इंतज़ामिया और जो मुतल्लिका मिल्की इंतज़ामिया है वो सारे मामले का नोटिस ले और इनके मुतालबात माने जाएँ. जी फरजाना सदीक, इस हवाले से आपने तफसीलन अपडेट किया. आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और मुजाहिरीन ये कहते हैं कि वो बेरोज़गार हैं और नौबत फाकों तक आन पहुंची है, हमारी नौकरियों को बहाल किया जाए. आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल तो हो गए मगर नहीं हुआ तो तरक्याती काम, अवामी फलाह के मनसूबे नहीं बन सके. कश्मीर पुल, अंडरपास, लिंक रोड, शहर की अहम शाहराहें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पार्किंग प्लाजा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोई एक पार्क भी बहाल ना हो सका. सरकार को 2 साल मुकम्मल तो हो गए मगर फैसलाबाद में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका. कश्मीर पुल, अंडरपास, लिंक रोड, शहर की अहम शाहराहें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पार्किंग प्लाजा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्क का कोई एक मंसूबा भी मुकम्मल न हो सका, जिस पर शहरियों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया. 2 साल में कोई काम नहीं हो रहा, ना सड़कें बन रही है, महंगाई इतनी हो गई है कि राशन भी गरीब आदमी पूरा नहीं कर सकता, अपने बच्चों का पेट भी पालना बहुत मुश्किल हो गया है. लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था, 2 साल हो चुके हैं, अफसोस की बात है अभी तक नहीं बन सका. खुड़ियावाला से जड़ावाला रोड, KLM मोटरवे लिंक्स, नावल्टी पुल अंडरपास, चिन्योट रोड के मंसूबे सिर्फ मंसूबा बंदी में ही गुम हो गए, जबकि वासा ने पूरे शहर को गंदे पानी में डबो दिया है. सीवेज का सारा निजाम ही बैठ गया, जबकि शहर में कोई एक पार्क भी मौजूदा हुकूमत में बहाल नहीं हुआ. FDA मास्टर प्लानिंग भी सिर्फ कागजात में खोई हुई है, ताहम अरबाब इख्तियार तसल्लियां दे रहे हैं. इस वक्त हमारे पास इतनी बजट में स्पेस नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स थी उनको ड्रॉप करना पड़ा. तो अभी यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, तो अगर कोई स्पेशल फैसलाबाद के लिए इस तरह की एलोकेशन आती है तो उसमें हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम इसको इंक्लूड कर सकें.
हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद डेवलपमेंट पैकेज दिए जाने पर भी मुकामी सियासतदानों ने नंबर तो टांक लिए, मगर इस पर फंड्स का इजरा भी जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल, मगर फैसलाबाद में साबिक हुकूमत के शुरू किए गए मनसूबों को पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। पीटीआई हुकूमत अपने किसी भी नए मनसूबे को शुरू ना कर सकी। तहरीकी इंसाफ की हुकूमत आए 2 साल हो गए, मगर शहर के बड़े टीचिंग हस्पताल अलाइड, DHQ, जनरल हस्पताल गुलाम हमदाबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हस्पताल में एक भी नया मंसूबा शुरू न किया जा सका, जबकि साबिक हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा DHQ हस्पताल में 4 मंजिला इमारत ताहाल बजट मंजूर होने के बावजूद शुरू न हो सकी। प्राइमरी और सेकेंडरी के मातहत तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल समुंदरी, तांदलियावाला, जड़ावाला, जगछुमरा, जनरल हस्पताल समनाबाद और हसीब शहीद कॉलोनी को 260 बेड्स पर तोसी के मंसूबे नून लीग हुकूमत में शुरू हुए, लेकिन ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। जबकि 2 साल दौरे हुकूमत में पीटीआई महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में से सिर्फ डिजकोट रूरल हेल्थ सेंटर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिलवा सकी है। इसके साथ 60 बेड का ट्रामा सेंटर मंजूर करवाया, मगर बदकिस्मती से इस पर भी काम शुरू न हो सका, जिस पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर अमानुल्लाह का कहना है कि 18 स्कीमें ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनके फंड्स अब मिल चुके हैं। जो ओवरऑल हमारी जितनी प्रपोज्ड स्कीम्स हैं तकरीबन 18 हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने सारी जितनी प्रोविजन है सारी रिलीज कर दी है। नए पाकिस्तान की दावेदार हुकूमत 2 सालों में तो जिला फैसलाबाद की आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने में कोई खातरखा इकदाम तो न कर सकी। देखना यह है कि रवां साल आवाम के लिए कितना मौसर साबित होगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि 15 लाख से ज्यादा आबादी के जिला चनियोट में सिर्फ 80 बेड्स पर मुश्तमिल DHQ 11 साल कबल THQ का नाम बदलकर DHQ कर दिया गया, लेकिन जिले के सबसे बड़े अस्पताल को सहूलियात के लिहाज से अपग्रेड ना किया गया। जिले की सबसे बड़ी एमरजेंसी में सिर्फ 15 बेड्स, जिससे किसी बड़े हादसे के वक्त मसाइल पैदा होते हैं। ब्यूरो चीफ चनियोट राना आजरनूर मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, चनियोट को ज़िले का दर्जा मिले 11 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन आज भी इस ज़िले के लोग जो हैं सेहत के हवाले से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जहां मैं मौजूद हूं ये DHQ अस्पताल है। पहले ये THQ था, जब ज़िले का दर्जा मिला तो इसको DHQ कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर DHQ सतह की जो सहूलियात थी वो नहीं दी गई। आज भी ये अस्पताल जो है 80 बिस्तर पर मुश्तमिल है, जबकि जो DHQ अस्पताल होता है वो कम से कम होता है 250 बिस्तरों का, और लेकिन यहाँ पर आज भी 80 बिस्तर का अस्पताल है, जिसके बायस ये आबादी इस ज़िले की तकरीबन 16 लाख के करीब हो चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं उन्हें किसी भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है, फैसलाबाद या दीगर इलाकों में। उनका मुतालबा यह है कि इंतजामिया जो है इसको देख के और हुकूमत जो है इस ज़िले पर नजर करम करे, क्योंकि यहाँ पर सहूलियात उनका मुतालबा यह है कि इस अस्पताल में जो है तमाम सहूलियात दी जाएँ, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की तादाद भी बहुत कम है, अमला बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल है तो यहाँ पर रश काफ़ी होता है, लेकिन जिसके बायस यहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं, अमले के लिए भी हैं और आम। राना जरूर आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब फैसलाबाद का रुख करेंगे। महकमे सेहत का दफ्तर कबाड़ खाना बन गया। एम्बुलेंस और 250 मोटरसाइकिलों के अंबार लग गए, गुजरना भी मुश्किल हो गया। इसी पर बात करेंगे। अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़ादार, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये किसी ऑटोमेटिक मैकेनिक की दुकान नहीं बल्कि या कोई स्टोर नहीं, बल्कि ये महकमा सेहत का दफ्तर है, जो कि इस वक्त कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि आपको मोटरसाइकिलें ही साइकिलें नज़र आएंगी। ये तो अभी आपको जो है वो चंद मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं। इससे ज़्यादा तादाद में अगर आपने कबाड़ मोटरसाइकिलें देखनी हो तो आपको वो मैं आगे का मनाज़र दिखाता हूँ, मगर अगर आपने महकमा सेहत के दफ्तर में अगर यहाँ से गुजरना है तो मोटरसाइकिलें खड़ी होने के बायस आपका यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो सकता है, और आपको इसके लिए जो है फुटपाथ का सहारा लेना पड़ेगा। और फुटपाथ के ज़रिए ही जो है आपको महकमा सेहत के जो अफसरान दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, अगर उनके दफ्तरों तक पहुँचना है तो आपको यहाँ से जो है गुजर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा ना सिर्फ ये मोटरसाइकिलें हैं बल्कि नेशनल प्रोग्राम्स की जानिब से फराहम की गई महकमा सेहत को जो गाड़ियाँ थी, और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंसें हैं वो यहाँ पे पड़ी जो है वो नकारा हो गई हैं। इनकी मरम्मत वगैरह जो है वो नहीं करवाई जा सकी, जिसके सबब इस वक्त जो है वो महकमा सेहत का दफ्तर जो है वो कबाड़ का मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह अगर आपको मैं महकमा सेहत के दफातर वाली साइड पे लेके जाऊं तो आपने अगर
محکمہ صحت کے دفتر میں محکمہ صحت کے افسران کے پاس پہنچ رہے ہیں، تو یہاں سے بھی گزرنے کے لیے جو ہے وہ راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ موٹر سائیکل جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہیں، اور آپ کو پھر ایک بار جو ہے وہ محکمہ صحت کے دفاتر کے افسران تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ فٹ پاتھ کا سہارا لینا پڑے گا، جیسا کہ میں لے رہا ہوں۔ اس سلسلے میں جب ہماری ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر بلال احمد سے بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام موٹر سائیکلز کی اور جو گاڑیاں کی ہے ان کی آکشن کی جائے گی، اس کے لیے جو کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں کمیٹی جو ہے وہ مکمل کا جائزہ لے گی، اس کے بعد ان موٹر سائیکل کی جو ہے آکشن کی جائے گی۔ جی عطادار حسین، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کی، اس حوالے سے ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ اس سلسلے میں کمیٹی جو ہے وہ ایک ترتیب دے دی گئی، آکشن کی کمیٹی، تقریباً 200 کے قریب ہمارے پاس بائکس ہیں جو تقریباً 20 سال پرانی بائکس ہیں، وہ کمیٹی جو ہے وہ ان کو اسیسمنٹ کر رہی ہے، اس کے بعد اس کا اشتہار دیں گے اور پھر ان کی آکشن کریں گے۔ کر دیے ڈاکٹرز کی تعیناتی سے عوام کی مشکلات کم ہوں گی، سی ای او ہیلتھ نے ڈاکٹرز کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ جنگ میں محکمہ صحت پنجاب نے 20 نئے ڈاکٹرز تعینات کیے، اسی پر بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، یہ دیرینہ مطالبہ تھا عوام کا؟ جی بالکل، ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ، تحصیل ہسپتال شورکوٹ، 18 ہزاری، احمد پور سیال اور دیگر بنیادی مراکز صحت میں ڈاکٹروں کی شدید کمی تھی، جس کی وجہ سے جو مریض تھے انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم ابھی حکومت پنجاب محکمہ صحت نے 20 سے زائد مزید نئے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان تمام تر مراکز صحت میں بھرتی کر دی ہیں۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی کا یہ کہنا ہے کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ میں مزید جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو بھرتی کیا گیا، کیونکہ ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال احمد پور سیال، 18 ہزاری، شورکوٹ اور دیگر بنیادی مراکز صحت میں بھی ڈاکٹرز کو بھرتی کیا گیا ہے۔ سی او ہیلتھ کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام تر نئے ڈاکٹرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ فوری طور پر اپنا چارج سنبھالیں اور وہاں پر کام شروع کریں۔ تاہم سی او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید بھی نئے ڈاکٹرز بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان ڈاکٹرز کے انٹرویو مکمل ہو چکے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صرف شہریوں کو جی مبشر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ دوہری شہریت کے حامل سی ایس پی آفیسرز کی بات کریں گے۔ فیصل آباد کے 9 افسران سمیت پنجاب پولیس کے 186 سی ایس پی افسران دوہری شہریت کے حامل نکلے۔ پنجاب اسمبلی میں افسران کی دوہری شہریت سے متعلق سوال پر آئی جی پنجاب نے تفصیلات جمع کی۔ آئی جی نے مزید دوہری شہریت رکھنے والے افسران کی تفصیلات طلب کر لی۔ فیصل آباد کے 9 آفیسرز بھی دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ فیصل آباد کے 9 افسران سمیت پنجاب پولیس کے 186 سی ایس پی افسران دوہری شہریت کے حامل نکلے۔ اسی پر مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ فیصل آباد کے 9 پولیس افسران سمیت صوبہ پنجاب کے 186 سی ایس پی پولیس افسران دوہری شہریت کے حامل نکلے۔ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں سوال اٹھایا گیا تھا کہ جہاں سیاستدانوں کی دوہری شہریت کو اٹھایا جاتا ہے، اس پر جو ہے باتیں کی جاتی ہے، ان کی دوہری شہریت کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب سمیت پورے پاکستان کے جو سی ایس پی افسران ہیں وہ ان کی بڑی تعداد دوہری شہریت کی حامل ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو وزیر قانون ہے ان سے سوال کیا گیا کہ کتنے پولیس افسران جو سی ایس پی ہیں دوہری شہریت کی حامل ہے، جس پر ان کو جواب دینے کا کہا گیا۔ اگلے سیشن میں ان سے جواب لیا جائے گا۔ وزیر قانون پنجاب کی جانب سے آئی جی پنجاب سے یہ رپورٹ طلب کی گئی تھی کہ کتنے سی ایس پی پولیس افسران جو ہیں وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، جس پر آئی جی پنجاب کی جانب سے رپورٹ جو ہے کمبائن کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ فیصل آباد کے آر پی او فیصل آباد راجہ رفت مختار، ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا، ایس ایس پی آر آئی بی عطاء الرحمان خان، اے ایس پی پیپلز کالونی عبد الخلیق، اے ایس پی جڑا والا بلال صلاحری، ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد کاشف اسلم، ایس ایس پی سیٹ۔ ٹھیک ہے طیبہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ وکلا انتخابات کی بات کریں گے۔ پنجاب بار کونسل جھنگ سیٹ کے لیے گہما گہمی بڑھنے لگی۔ جھنگ سیٹ کے لیے 5 امیدوار میدان میں ہیں۔ امیدواروں کی جانب سے ضلعی اور ڈویژنل سطح پر کمپین کا سلسلہ بھی جاری۔ اویس خان اپڈیٹ کریں گے۔ ممبر پنجاب بار جنگ سیٹ کے لیے جو ہے 5 کے قریب امیدوار ہیں جو میدان عمل میں ہیں۔ امیدواروں کی جانب سے گورنر میٹنگز کی جا رہی ہیں، مختلف اضلاع میں جا کے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر بات کی جائے جنگ سیٹ کے حوالے سے تو جنگ سیٹ کے لیے جو ہے 5 امیدوار ہیں جو مد مقابل آئیں گے۔ اس وجہ میں سب سے اول جو ہے ایڈوکیٹ جو ہے چودھری مشتاق احمد ہیں، جن کی جو ہے وہ سابق جو ممبر پنجاب بار کونسل جو ہے وہ مخدوم مجید حسین
की जानिब से भी हिमायत का ऐलान किया गया है, जबकि सीनियर एडवोकेट शहबाज गुजर भी जो है मद्दे मुकाबिल होंगे। इन पर काफ़ी जो सीनियर ओहदा रखते हैं उनके जो है उनकी जानिब से भी जो है कैंपेन का सिलसिला जारी है। एडवोकेट सफदर सलीम नौल भी जो है वो मद्दे मुकाबिल आएंगे, जो किसान बोर्ड के तौर पर भी जो है मेंबर के चेयरमैन के तौर पर भी यकीनी तौर पर काबिल नाम है और बड़ी तादाद में अपना वोट बैंक रखते हैं। इसी के साथ एडवोकेट कलंदर हुसैन भट्टी और एडवोकेट आरिफ हुसैन चीमा भी जो है वो मद्दे मुकाबिल आएंगे। मेंबर पंजाब बार काउंसिल झंग सीट के लिए जो है कैंपेन का सिलसिला अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से खबर शामिल करेंगे। एफबीआर रीजन भर में 132 टैक्स गुजार कंपनी से विद होल्डिंग टैक्स वसूल न कर सका। नादहिंदगान के जिम्मे 118 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं। विद होल्डिंग टैक्स गुज़श्ता 3 सालों के दौरान ज़ेरे इल्तिवा है। उमैर असमत अपडेट करेंगे। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर 132 विद होल्डिंग एजेंट से 1300 मिलियन रुपए की टैक्स वसूली में नाकाम रहा है और यह बकाया जात की मद में एक बड़ी रकम है जो ताहाल वसूल नहीं की जा सकी है। विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स सारिफीन या शहरियों से टैक्स वसूल करते हैं और फिर उसके बाद ये टैक्स एफबीआर को जमा करवा दिया जाता है। ताहम यहाँ पर 132 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी जानिब से शहरियों से तो टैक्स वसूल कर लिया गया, उनके सारिफीन से तो टैक्स वसूल किया गया, मगर फिर आगे एफबीआर को जमा नहीं करवाया गया और 1300 मिलियन रुपए की ये बड़ी रकम है जिससे टैक्स वसूलियों के अहदाफ जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। माली साल 2017 से 2019 तक के ये वाजिबात हैं जो कि अभी तक वसूल नहीं किए जा सके हैं। दूसरी तरफ एफबीआर हुकाम का कहना है कि वसूलियों के लिए जो मुतल्लिका कंपनियां हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है उमैर, अपडेट करने के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान एयरलाइंस ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाजें शुरू कर दी। हफ्ते में 2 परवाजें दुबई और 2 कराची के लिए ऑपरेट की जाएंगी। फैसलाबाद से बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर है। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, अच्छी खबर है सफर करने वालों के लिए? फैसलाबाद से बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान एयरलाइन ने अपना दोबारा से कोरोना वबा के बाइस जो बंद ऑपरेशन था बहाल करने का फैसला किया है। फैसलाबाद से 2 परवाजें दुबई के लिए एक हफ्ते के अंदर, जबकि 2 परवाजें कराची के लिए, यानी कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स बहाल करने का ऐलान भी किया है। उसका फैसला हो चुका है, जिसके मुताबिक फैसलाबाद से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब 2 दुबई के लिए जाएंगी। पाकिस्तान एयरलाइंस ऑपरेट करेगी, जिनका वक्त जो है बुध वाले दिन और हफ्ते वाले दिन होगा, जबकि कराची जाने वाली पाकिस्तान एयरलाइंस की 2 फ्लाइट जो हैं वो जुमेरात और इतवार को ऑपरेट की जाएंगी। दोनों परवाजें जाएंगी भी और मुतबादिल वापस भी फैसलाबाद के लिए दुबई से और कराची से ऑपरेट भी होंगी। तो मुसाफिरों के लिए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये खुशाइंद खबर है, क्योंकि 6 माह कबल जब कोरोना वबा आई तो ये तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया, लेकिन फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल नहीं हो सका था, जिसके बायस जब फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक सॉफ्ट लॉकडाउन के अंदर खोला गया था तो फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ कुछ फ्लाइट का, जिसमें एयर अरेबिया फ्लाई दुबई और कुछ प्रवाजों ने ऑपरेट किया। लेकिन दुबई इंतजामिया की जानिब से ये एक फैसला किया गया कि जो भी आएगा वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, कोरोना सर्टिफिकेट लेके आएगा, जिसकी बिना पर दोबारा से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ। लेकिन पाकिस्तान एयरलाइन ने कोरोना वबा के अंदर पहली बार फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोबारा से अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल किया है और फैसलाबाद के बासी और फैसलाबाद के गिरदनवाज जो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। जी बिलाल डोगर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अभी आपको ये बताया कि 4 साला BS प्रोग्राम करवाने वाले कॉलेजेस के लिए शराइत सख्त कर दी गई। हुकूमत की इल्हाक शुदा कॉलेजेस के लिए HEC से मंजूरी लाजिम करार दे दी गई। लाइब्रेरी में BS से मुतल्लिका मजमून की 500 किताबें रखने की शर्त, कार्रवाई कॉलेज की नामुकम्मल फाइल भिजवाने पर की जाएगी। जहांगीर अशोक अपडेट करेंगे। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से 4 साला BS प्रोग्राम करवाने वाले तमाम कॉलेजेस के लिए क्राइटेरिया सख्त करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ को भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं और तमाम कॉलेजेस को डायरेक्टर कॉलेजेस के थ्रू आगाह कर दिया गया है कि अब उनको ना सिर्फ DPI कॉलेजेस से मंजूरी लेना होगी बल्कि किसी भी BS प्रोग्राम से पहले उनको मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं जिसमें पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है और इसके अलावा पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन दोनों से अलग अलग मंजूरियां लेना होंगी और इस हवाले से जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरी करवाना तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो डायरेक्टर कॉलेजेस की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ लाइब्रेरीज़ के हवाले से ये अपडेट दी गई है कि अब मजमूई तौर पर लाइब्रेरीज़ देखने के बजाय
जिस सब्जेक्ट में BS रिक्वायर होगा उसकी कम से कम 500 किताबें होना लाजिम करार दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर एक टाइटल की एक से ज़ायद किताबें मौजूद हैं लाइब्रेरी में तो उसको सिर्फ। जहांगीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। जंग में महकमे स्पोर्ट्स की जानिब से स्टेट ऑफ आर्ट हॉकी स्टेडियम कायम तो कर दिया गया, ताहम ताहाल उसे खिलाड़ियों के लिए खोला ना जा सका। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद अपडेट करेंगे। जंग के वाहिद एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए नहीं खोला जा सका। इस स्टेडियम की तामीर का सिलसिला जो था वो 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस, फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस 2018 में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन दिसंबर 2018 में इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने भी दावे तो बहुत किए कि इस स्टेडियम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन ताहाल इसकी जो तामीर है वही मुकम्मल नहीं हो सकी। स्टेडियम के अंदर स्टेडियम में ऑस्ट्रोटर्फ पर पानी लगाने के लिए जो गन्स नस्ब की जाती हैं ताहाल वो नस्ब नहीं की जा सकी। इसके साथ साथ ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो भी उसको भी अपग्रेड नहीं किया जा सका। और तीसरा, इस स्टेडियम में क्योंकि ये ऑस्ट्रोटर्फ का फ्लड लाइट स्टेडियम है, फ्लड लाइट्स के लिए ताहाल इंतजाम जो है वो मुकम्मल नहीं किए जा सके। वसीम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। नन्हे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इसी मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए फैसल इस्लाम फाउंडेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब के इश्तिराक से समनाबाद रोड पर कैंप लगाया गया। शाहिदा गुम्मन अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, नन्हे मुन्ने बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और इसी मुस्तकबिल को रोशन और बेहतर बनाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो और फैसल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से जो है वो आगाही मुहिम स्टार्ट की गई है, जिसमें ना सिर्फ ब्रोशर तकसीम किए जाते हैं, हर आने जाने वाले को रोककर ब्रोशर तकसीम किया जाता है, बल्कि उनमें अवेयरनेस भी दी जाती है कि 15 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनसे मुलाजमत ना करवाई जाए और ना ही उन्हें मुलाजमत पर जो है वो रखा जाए। हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, बच्चों लोगों में अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है, ब्रोशर भी तकसीम कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है वो इसको रोका जाए, क्योंकि फैसलाबाद में अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों का इस रेशियो जो है वो बढ़ गया, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे जो आसान तरीका और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो चाइल्ड लेबर को रोकने का है वो यही अवामी आगाही है। लोगों को इस बारे में शऊर देना है कि आप ना तो किसी और का बच्चा अपने पास मुलाजमत पर रखें, कम उम्र बच्चा, और ना ही आप अपना कम उम्र बच्चा किसी और अनजान शख्स के पास या किसी जानने वाले भी शख्स के पास। ठीक है, शायद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शोरकोट का रुख करेंगे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग डॉक्टर गयास गुल ने शोरकोट का दौरा किया और मेंबर्स अमन कमेटी और अंजुमन लाइसेंस दारान ताजिया से मीटिंग की। इसी पर मजीद बात करेंगे शहजाद अली से। जी बिल्कुल, डीपीओ जंग सरदार गयास गुल ने शोरकोट का मुहर्रम हराम के हवाले से दौरा किया। इस मौके पे उन्होंने रूस का भी विजिट किया। इसके साथ साथ एक अमन कमेटी के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें ताजरान और अमन कमेटी के मेंबरान ने भी शिरकत की है। मेरे साथ मौजूद हैं डीपीओ जंग, इनसे जानते सर ये बताइएगा कि मुहर्रम हराम के हवाले से पुलिस की जानिब से क्या क्या तैयारियाँ कर ली गई? जी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मुहर्रम हराम की आमद है और हमने जो है वो अपनी तैयारी जो है आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ही स्टार्ट कर दी थी, जिसमें बीट लेवल के ऊपर, SHO लेवल के ऊपर और SDPO लेवल के ऊपर मीटिंग्स तमाम ओहदेदारान के साथ, लाइसेंस दारान के साथ हो चुकी है। पीस कमेटी भी ऑन बोर्ड है, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं और आज मैं स्पेशली यहीं उन तमाम से मीटिंग्स करने आया था कि अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो सेटल किए जा सकें टाइमली। और ये हमारा जो है दरबार माई बाप, इसकी भी मैंने ड्यूटी चेक किया। आपको पता है कि ये हमारा एक पैरेलल प्रोग्राम चल रहा होता है 1 से 10 मुहर्रम में, जिससे हज़रत सुल्तान बाहू दरबार में और ये वाला जो हक बाहू दरबार और ये जो है ये साथ साथ चलते हैं, तो उसके लिए हम। ठीक है शहजाद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फतेहाना रोड पर शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे लगाए, इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। बिल्कुल कमालिया में सूबाई वजीर आशमा रियाज फतेहाना ने प्लांट फॉर डे के हवाले से मल फतेहाना रोड पर शजरकारी मुहिम के हवाले से यहाँ पर पौधा लगाया और खुसूसी दुआ भी मांगी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैम बताइएगा, आपकी जानब से प्लांट फॉर डे के हवाले से पौधे लगाए जाने का सिलसिला जारी है, क्या कहती हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि दरख्त लगाना सदका जारी है और हमें जो लगे हुए हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए और जो हम नहीं लगा रहे हैं उनको हम ज़्यादा तनदही से लगाएं, अपने बुज़ुर्गों के नाम से भी लगाएं, क्योंकि ये एक माहौलियाती जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादातर पौधे ना लगने की वजह से आ रहे हैं और जो मुल्क सबसे ज़्यादा माहौलियाती प्रॉब्लम का शिकार है उनमें पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। इसलिए हमें अपनी फ़राइज़ को समझते हुए ये जिस तरह से हमारा खाना पीना ज़रूरी है,
یا ہمارے بہن بھائیوں سے ملنا ضروری ہے، یا جس طرح سے ہمارے اور زندگی کے روزمرہ کام ضروری ہیں، اسی طرح سے ضروری ہے کہ ہم پودے لگائیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی آبیاری کریں اور ان کو اسی طرح جی رضوان، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ، فی الوقت اتنا ہی۔